महायज्ञ का प्रावधान किया हुआ है। तो पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ये सभी गृहस्थ को अपने जीवन में, या ब्रह्मचारी हो या कोई भी हो, उन सभी को इन 5 यज्ञों का पालन करना चाहिए। जिसमें ब्रह्म यज्ञ है, तो ब्रह्म यज्ञ में संध्या, सुबह शाम की जो संध्या का वेला होता है, उसमें विशेष यज्ञ किया जाता है। और देव यज्ञ, जो जिसको यज्ञ कहते हैं हम लोग, आहुति के माध्यम से, घी के माध्यम से, हवन सामग्री के माध्यम से, वैदिक मंत्रों से जो आहुतियाँ देते हैं, उसे देव यज्ञ कहते हैं। पितृयज्ञ, माता पिता, गुरु आचार्य आदि, दादा दादी, नाना नानी, जो जितने भी बड़े हैं लोग, उनकी सेवा करना, इसी को जो है पितृयज्ञ कहते हैं। भूत यज्ञ, जो पशु पक्षी, कुत्ते बिल्ली, गाय, हाथी, बंदर, जो आप इनको भोजन कराते हैं, दाना चुगाते हैं, रोटी डालते हैं, जो भी अपने आवश्यकता अनुसार करते हैं, यह भूत यज्ञ है। और 5वां यज्ञ है अतिथि यज्ञ। तो कोई आपके घर में बिना तिथि के आ जाए तो उसकी सेवा करनी चाहिए। उसमें जो अतिथि होता है वो गुरु, आचार्य, शिक्षक, कोई भी हो सकता है, या आपके बिना जानने वाला भी हो सकता है, या जानने वाला भी हो सकता है। तो उसकी हमें सेवा सत्कार करनी चाहिए। तो ये 5 यज्ञ है, हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है यज्ञ। प्रतिदिन इस यज्ञ को करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। इन 5 यज्ञ से बहुत ही आपको जीवन में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। आज का जो मनुष्य है, इन 5 यज्ञों में से कोई एक यज्ञ भी नहीं करता है। बोलिए, इन 5 यज्ञों में से कोई विधिवत कोई एक भी यज्ञ करता है क्या? कोई नहीं कर पाता है। और ये हमारे हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख कर्म है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये 5 यज्ञ हैं। इन 5 यज्ञों को हर किसी गृहस्थ को, ब्रह्मचारी को, सन्यासी को, सबको, सन्यासी तो इससे परे हो जाता है, तो बाकी जो लोग हैं वो भी, बाकी सन्यासी भी करते हैं। ऐसे इसमें से बहुत से यज्ञ सन्यासी भी करते हैं, संध्या तो करते ही हैं, बाकी और कर्मों से वो ऊपर उठ जाते हैं। तो इसलिए हम सभी को जो है इन 5 में से कोई ना कोई यज्ञ या 5 करना चाहिए। 5 अनिवार्य है। ठीक है ना? मुकेश जी बोलिए, देर से हाथ उठाए हुए हैं। ब्रह्म यज्ञ मतलब, ब्रह्म यज्ञ का तात्पर्य है सुबह शाम की संध्या। अब आप लोगों को अभी वैदिक संध्या बताएंगे कि वैदिक संध्या कैसे की जाती है। उसमें कम से कम आधे घंटे का समय लगता है। हाँ, लेडीज जेंट्स सबको करना है, अनिवार्य है, सभी कर सकते हैं। लेडीज हो, संध्या मतलब वैदिक मंत्रों से ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। गायत्री मंत्रों का जप आदि उसमें सब शामिल होता है। और वैदिक मंत्र और भी होते हैं, सभी दिशाओं के मंत्र होते हैं उसमें। उससे जो है ईश्वर की प्रार्थना की जाती है, अंदर बाहर की शुद्धि की जाती है उसमें। मनसा परिक्रमा मंत्र हैं, उससे जो है दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, अधो दिशा, ऊर्ध्व दिशा में जितने देवता हैं उन सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है। उसके बाद से ईश्वर ने जब से सृष्टि उत्पन्न किया है, तब से लेकर के ईश्वर के
स्वरूप का, ईश्वर ने कैसे इस संसार को बनाया, उस सब का जो है इसमें वर्णन किया हुआ है। इसका प्रार्थना हम करते हैं गायत्री मंत्र के द्वारा, और अपने लंबी उम्र जीने की भी इसमें कामना करते हैं कि हम लंबी उम्र तक जिएं। इस तरह से उस परमपिता परमात्मा का हम संपूर्ण संध्या करते हैं। गायत्री बहुत से मंत्र हैं इसमें, करीब 20 से 22 मंत्र हैं। उन 20 से 22 मंत्रों से हम लोग 18 या 20 ऐसे मंत्र हैं जिससे हम लोग इस जो है ब्रह्म यज्ञ को करते हैं, जो सुबह में एक तो ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, या सूर्य उगने से पहले, सूर्य उगने के बाद में आप कर सकते हैं, आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद में, बीच वाले टाइम में लेके कर सकते हैं। और देव यज्ञ है, मतलब यज्ञ आप लोगों को सिखाया गया है, मैंने सबको सिखाया है। योग महोत्सव में आप सभी आए होंगे तो यज्ञ करने का तरीका मैंने सबको बताया हुआ है कि कैसे यज्ञ करते हैं। फिर तीसरा जो यज्ञ है वह पितृ यज्ञ है। तो पितृ यज्ञ के लिए अपने माता पिता गुरु आचार्य आदि की सेवा करें, यही पितृ यज्ञ है। घर में जो दादा दादी नाना नानी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा सत्कार करें, इसी को पितृ यज्ञ कहते हैं। और भूत यज्ञ है, जो पशु पक्षी चींटी कौवा कबूतर गिलहरी बंदर आदि जो गाय, इन जो पशु पक्षी हैं, इनको अपने हिस्से का कम से कम 1% या 5% आपको दाना अनाज इनको खिलाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कितना? 1 या 2% या 5% आपको दाना जरूर खिलाना चाहिए। कितने लोग हैं जो पक्षियों को, चिड़ियों को, बंदरों को, हाथियों को दाना खिलाते हैं? अब जो नहीं खिलाते हैं वो शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। ये यज्ञ बड़ा आसान है, अब कोई इसमें गरीब नहीं है, ठीक है। मैं बता दूं क्यों? क्योंकि जो राशन की दुकान से लाता है ना, कोटे की दुकान से लाता है, वो भी डालता है। तो आप लोग इतना गरीब नहीं हो। तो पशु पक्षी देखिए हैदराबाद में कैसे 400 एकड़ का जो है जंगल कैसे नष्ट किया जा रहा है। उसमें कितने मोर, पशु पक्षी, हिरन, हाथी, शेर, चीता, भालू कैसे मर रहे हैं बेचारे। आप लोग सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल में देख रहे होंगे, कितने जीव जंतु, हाथियां अपने खुद लड़ाई लड़ रही हैं अपने जंगल के लिए। तो इस तरह से आप सभी लोग जो है पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए, उनको खिलाना शुरू करिए, दाना खिलाना शुरू करिए, चावल खिलाना शुरू करिए, गेहूँ खिलाना शुरू करिए, है ना। अपने जो है छत पे पानी रखा करिए कि उनको पानी मिल सके। इतना सूखा, इतना धूप, इतना आंधी चल रही है, सोचो इस पक्षी कैसे जिंदा है, अपने अस्तित्व को बचा करके रखे हुए हैं। तो उनके अस्तित्व को बचाने के लिए आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग जो है उनको दाना पर ये सब जरूर खिलाएं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है इससे। कभी भोजन की, कभी आप हैं, हाँ, इंतजार करते रहते हैं। ये देखिए, आप नहीं डालेंगे बेचारा, आप सोचिए, आपकी आस लगाए बैठे रहते हैं, आप कहीं भी चले जाओ एक आस उनके मन में रहती है कि हमको आज कोई डालेगा। आप सोचो कितना उनके प्रति एक वो होती है। और वो आप मान लो कहीं 2-4 दिन के लिए चले गए घूमने के लिए, तब कौन डालता है? कोई नहीं डालता है। सोचो उस समय भी वो आपका इंतजार करते रहते हैं। आप देखिए, हमारे अंदर, हम मनुष्य हैं और हम सभी के अंदर एक करुणा का भाव होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए, सद्भाव का भाव होना चाहिए। निरीह पशु पक्षियों पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर दया का भाव आपके प्रति होना चाहिए। आप नहीं दया करोगे तो कौन करेगा? आप उनके प्रति, उनको मारने के लिए, उनको भगाने के लिए, पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। यदि पशु पक्षी जीव जंतु यदि पृथ्वी पे न रहें, केवल मनुष्य रहने लगे, तो पृथ्वी बहुत ज़्यादा दिन तक जाने वाली नहीं है। भूकंप, सुनामी, आंधी, बाढ़, तूफान, ऐसे बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए हमें दूसरे के लिए भी सोचना चाहिए, हमें दूसरे के जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए
कि वो कहाँ जाएंगे? उनकी ज़मीनों पे हमने खेत बना लिया, बिल्डिंगें खड़ा कर लेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे और वो क्या खाएंगे? आप कभी सोचिए। जी जी अनिल जी बोलिए। चौबीस मंत्र की आहुति दे सकते हैं गायत्री में, 12 मंत्र की या 24 मंत्र की आहुति दे सकते हैं गायत्री की। 24 दीजिए, 24 दीजिए। हाँ 24 दीजिए, 24 दीजिए या 12 दीजिए, इतना ही दीजिए। नहीं नहीं, एक नियम बनाइए। हाँ धन्यवाद। हाँ जुड़े हुए हैं, एक सुंदर जी हैं और एक अभी, हाँ जितेंद्र सिंह। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैंने पूछा था मुकेश सुंदर जी से। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछिए आप लोग। तो भूत यज्ञ को आप लोग करें, जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, कभी आप भूखे नहीं मर सकते हो जीवन में। आप दया करो पशु पक्षियों पे, बंदरों को भी खिलाया करो। बंदरों के लिए अब लोग पेड़ पौधे काट दे रहे हैं, बंदरों के खाने के लिए अब कुछ नहीं बच रहा है। अब जो पशु पक्षी हैं उनको भी अब मनुष्य के भोजन पे निर्भर रहना पड़ेगा। पहले था कि दाना चुंग लेते थे, इनके खेत में उनके खेत में बैठ के खा लेते थे, परंतु क्या हो गया है कि आजकल किसान जो है खतरनाक जहर का छिड़काव करते हैं। पशु पक्षी जो भी खाते हैं तुरंत मर जाते हैं। इसीलिए जब आप लोग अपने अपने छत पे अपने अपने सहयोग से पशु पक्षियों को दाना डालने लग जाएंगे तो वो बेचारे किसी के खेत में जा कर के नहीं मरेंगे कि कीटनाशक खा करके, केमिकल्स खा करके, उनका जीवन बच जाएगा। इसलिए इस मुहिम को इतना चलाइए आप लोग कि आप खुद पशु पक्षियों को डालिए, दूसरे को भी डालने के लिए बोलिए। उतना आप लोग डेली फेंक देते हो, अनाज रोटी चावल दाल इतना फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो बताइए? कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर से 2 रोटी 5 रोटी फिकती ना हो, चावल न फिकता हो है। तो हमारा ये देखिए, ये यज्ञ आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, निस्वार्थ भाव से कर सकते हो। आप मान लो 10,000 रुपया कमाते हो ना, तो महीने में 100 रुपये का अगर यदि चावल खरीद लोगे तो कम से कम आप एक एक दो दो मुट्ठी डालते हो ना, तो कम से कम आप एक दिन में 100 पक्षियों को भोजन दे सकते हो। सोचो आप कितने लोगों का पुण्य कर लोगे। आप जाते हो बड़े बड़े पार्टी करते हो और पार्टी में अपने मेन मेन लोगों को खिलाते हो और पीछे से जाके आपको गाली देते हैं, कहते हैं कि मैंने अपने पार्टी में इतना अच्छा खिलाया था और ये मुझे ये ऐसा खिलाया, तो उसका कोई पुण्य भी नहीं मिलता है। हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसका आप लोगों को कोई पुण्य भी नहीं मिलता है, उसका लाभ भी नहीं मिलता है और उसका आप लोगों को फल भी नहीं मिलता है। इसलिए पशु पक्षियों के लिए घोंसला अपने घर के पास बनाइए, एक ऐसा पेड़ बनाइए जहाँ पे पक्षियों के लिए घोंसला हो, पक्षियों के लिए आप दाना डाल सकें। क्योंकि देखिए पक्षी का जगह आप ले चुके हैं, पक्षियों का घर आप ले चुके हैं, पक्षियों का जंगल आप छीन करके उसमें बिल्डिंगें खड़ा कर ली हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? आप सोचिए। कहते हैं कि मनुष्य वही है जो किसी दूसरे के बारे में भी सोचे। मनुष्य वह नहीं है जो केवल अपने कमाता है अपने खाता है, वह पशु है, वह मनुष्य नहीं है। मननशील उसको कहते हैं कि जो अपने लिए भी सोचता है और दूसरे प्राणियों के लिए भी सोचता है। तो आप लोग बुद्धिजीवी हो, समझदार व्यक्ति हो, और आज मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे मतलब बड़ी हृदय विदारक घटनाएं देख रहा हूँ। ऐसे जो है मृग जो है जल के मर जा रहे हैं, बेचारे दब के मर जाए, प्यास पानी भी ना मर जा रहे, पक्षियों का झुंड मरा हुआ है।
आप लोग देखेंगे तो आप लोग के अंदर थोड़ी करुणा होगी, दया होगी, तो हृदय विदारक घटनाएं घटित हो रही। उनके जीवन को बचाना हमारा कर्तव्य है। संतुलन नहीं बनेगा पृथ्वी का, हम अकेले नहीं जी पाएंगे। अगर मान लीजिए कि इस पृथ्वी पे केवल मनुष्य को रख दिया जाए, तो क्या इस पृथ्वी का के वातावरण को मनुष्य बैलेंस कर पाएगा? बोलिए, नहीं बैलेंस कर पाएगा। आप लोगों को पता है, पहले मुर्गा मुर्गी लोग रखते थे, तो गांव के लोगों को देखा होगा, जितनी गंदगी होती थी, थूक होता था, लोग कफ थूकते थे, तो वो थूक को खा जाते थे, वो मुर्गे मुर्गी। जितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते थे, उनको बीन करके खा जाते थे। आज लोग मुर्गों को ही खा जाते हैं, मुर्गियों को ही खा जाते हैं। तो आप बताइए, जो कीड़े मकोड़े, जो कफ जहाँ तहाँ लोग थूक देते हैं, अब वो उसका वायरस चारों तरफ फैल रहा है और लोगों को कोरोना जैसी, टीबी जैसी बीमारियां फैल रही हैं। इसलिए आप लोग ये जरूर समझना कि हर एक जीव जंतु का इस पृथ्वी पे कोई ना कोई बहुत बड़ा सहयोग है हमारे लिए। हमारे लिए हर प्राणी सहयोग दे रहा है, परंतु हम लोग हैं कि उन प्राणियों के प्रति सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो प्राणी एकदम निरीह हैं, जो हमारे लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर देते हैं। हमसे बड़े दूर भागते हैं वो प्राणी, हमारे पास भी नहीं आते हैं, फिर भी हम उन प्राणियों पे अत्याचार करते हैं, उनको दाना नहीं डालते हैं, उनको खाना नहीं देते हैं, उनको पानी नहीं देते हैं। आप सोचो कि आप तो मिनरल्स वाटर खरीद के, आज ऐसी व्यवस्था हो गई है कि ना कोई तालाब बनाता है, ना कोई नहर खोदता है, और जो तालाब हैं उसको पाट करके लोग जो है उस पर खेती और बिल्डिंगें बना रहे हैं। तो बताओ, पक्षी पानी कहाँ पिएंगे? आप लोग खुद सोचो। आप हैं तो हर जगह दुकानों से मिनरल वाटर खरीद के पी लेते हो, है ना? ट्रेन में जाते हो तो मिनरल वाटर खरीद के पानी पी लेते हो। आप बताइए, पक्षी बेचारे कौन से दुकान से जाके खरीद के पानी पिएंगे? हमारे देश की जो परंपरा थी, नदियों की, तालाबों की, नहरों के जो बड़े बड़े राजा लोग ये बनवाते थे, आप सोचो कि केवल एक जीव जंतु के लिए नहीं सोचते थे वो लोग, संसार में जितने प्राणी जीव जगत है वो सबके लिए सोचते थे। आज आप नहर भी बन रही है तो नहर ढकी हुई बन रही है, टनल बन रही है, टनल बन करके एकदम कोई उसमें जीव जंतु पानी भी नहीं पी सकता है। आप सोचो कहाँ जीव जंतु जाएंगे। और आज जो है भूकंप आ रहे हैं, जो बाढ़ आ रही है, जो लोग मर रहे हैं बीमारियों से, रोगों से, इसका कारण क्या है? यही तो है प्रलय, यही तो है प्रलय। सबसे पहले कौन कर रहा है प्रलय? हम कर रहे हैं, पशु पक्षी नहीं कर रहे हैं। आज सबसे, अगर कोई इस पृथ्वी पे सबसे बेकार यदि प्राणी है, प्राणियों में सबसे खतरनाक यदि कोई प्राणी है तो वो मनुष्य है। सारे पशु पक्षी अपने मूल पे टिके हुए हैं, उन्होंने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, उन्होंने किसी के का नुकसान नहीं पहुंचाया। परंतु आज ये 40-50 सालों में जितना मनुष्य ने पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का नाश किया है, उतना किसी भी प्राणी ने नहीं किया है। तो इसीलिए ये यज्ञ, भूत यज्ञ बड़ा आज की बहुत बड़ी मांग है कि हर घर में यदि यज्ञ शुरू हो जाए तो पता नहीं करोड़ों जीव जंतुओं को हम लोग जीवन दे सकते हैं। जो विलुप्त हो रही जो पशु पक्षियों की प्रजातियां हैं, उनको बचाया जा सकता है। और आ, हाँ, बताइए बताइए, ये कितनी बड़ी। और मैं बता रहा हूँ कि भारत ही अपनी धर्म संस्कृति को, वेद न पढ़ने के कारण, ये सब वेद में है, पंच महायज्ञ वेद का देन है। वेद ये कहता, हम लोग वेद नहीं पढ़ते हैं। ये वेद की मैंने बात बताया कि वेदों में 5 महायज्ञ की बात कही गई है, और सभी देश जो है इन 5 महायज्ञों को पालन करते हैं, लगभग कर रहे हैं। जितना पशु पक्षी दूसरे देशों में है, उतना पशु पक्षी भारत में नहीं रह गए हैं। आप अपने, पहले आप उठते थे तो देखते थे चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती थी।
आज आप लोग देख लो, एक आप सुबह उठो और देखो, एक पक्षी की आवाज़ सुन के देखो आप। ये दुनिया का ये भी बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है। आज जो लोग काइट फेस्टिवल मनाते हैं, पता है आप लोगों को, गुजरात में काइट काइट में था कुछ 5-6 साल तक गुजरात में, जब काइट फेस्टिवल मनाया जाता है, बसंत पंचमी नहीं, हाँ, उसको उत्तरायण जब मनाया जाता है, तो उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांति के दिन जो है, हजारों, एक कोई ऐसा घर नहीं है जो 10 काइट न उड़ाता हो। और मैं बता दूं कि अगर आप गुजरात में कभी चले जाओ उस दिन, मकर संक्रांति के दिन, आपको हजारों पक्षी कट करके मरे हुए मिलते हैं। और वहाँ पे जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं बेचारे, जो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, वो लोग हॉस्पिटल खोल करके जहाँ तहाँ पक्षियों का हॉस्पिटल बनाकर उनको ऑपरेशन करते हैं, उनका इलाज करते हैं। मेरे साथ में 4-5 लोग थे, मैं भी एक बार गया था उसमें शामिल हुआ था। मैंने कहा बताओ कितने पशु पक्षी मर जाते हैं। मनुष्य जितना आज आता, मतलब मनुष्य जितना आज अतिक्रमण कर रहा है, आप सोचो, लोग इतना मर रहे हैं तो आप लोग संवेदना व्यक्त करते हो, 2 मिनट के लिए शांति व्यक्त करते हो। आज पशु इतने मारे जा रहे हैं, क्या उनके प्रति आप लोग संवेदना व्यक्त करते हैं? कभी नहीं करते। अभी कहीं बाढ़ भूकंप आ जाए तो लोग भगवान को गाली देते हैं। आप सोचो कि भगवान ये निर्णय सही करता है? जब आप पशु पक्षी जीव जंतुओं को मार रहे थे, तब आपकी दया और तब आपकी जो है हया कहाँ गई? दूसरे लोगों को मारे, जब अपने मरते हैं तो भगवान याद आता है। और जब परमात्मा इनको मारता है, देखिएगा, मैं आप लोगों को एक भविष्यवाणी बता रहा हूँ। जिस तरह से तेलंगाना में पशु पक्षियों को मारा जा रहा है, कुछ दिनों बाद देखिएगा वहाँ प्रकृति का कहर ऐसा आएगा कि लोग बचेंगे नहीं। 400 एकड़ भूमि, अरे पूरा, ये तो पूरे भारत में मतलब इतना फैल रहा है। 400 एकड़ भूमि को पूरा मटिया मेट करके वहाँ पे, आपको पता है वहाँ पे आईटी हब बनाया जा रहा है। तो 400 एकड़ में वो जंगल फैला हुआ है। वहाँ पे मैंने देखा 10-12 वीडियो मैंने देखा, बेचारे इस तरह पक्षी एकदम मरे हुए हैं, हिरन मरे हुए हैं, हाथी मरे हुए हैं। और मतलब इतनी बुरी तरह से सब पेड़ों को मशीनें बड़ी बड़ी लगा के काटा जा रहा है। बेचारे उनको मलबा, जैसे कि पशुओं का मलबा हटाया जा रहा है, मरे हुए जानवरों के, पक्षियों के, जानवरों के, हिरन के, शेर के, हाथी के। मतलब ऐसे ऐसे दर्दनाक स्थिति आप जा करके देखिएगा, आपको सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी के साथ ये वायरल हो रहा है। अब भारत में हर जगह यही हो, बहुत बड़ा विनाश होगा आने वाले समय में, देखिएगा बहुत बड़ा विनाश होगा, बहुत बड़ा विनाश होगा। मैं होगा होगा यहाँ पे भी बहुत बुरी स्थिति देखिएगा। वहाँ तो बहुत भयंकर स्थिति आएगी, वहाँ जो होए वहाँ बहुत बुरी स्थिति आएगी। इस तरह से मानवता, प्राणियों का मतलब अंत नहीं करना चाहिए। जंगल बचे ही कहाँ हैं अब तो? आप देखो कहीं कहीं जंगल है, नहीं तो जंगल तो खत्म होने के कगार पे हैं। जहाँ देखो वहाँ पे बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े माफियाओं के सब वहाँ पे खेत, लैंड सब उन्हीं की है, आम जनता की कहाँ है? तो इसलिए मैं आप लोगों को एक बात कहा, इस पंच महायज्ञ के माध्यम से मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा कि आप लोग भूत यज्ञ जरूर करो। इस यज्ञ को तो आप छोड़ो ही मत। देखिए, न इसमें नहाया जाता है, न धोया जाता है, न कोई भी इसमें नियम नहीं बरतना है। आप सुबह उठिए, चावल का दाना लीजिए, जहाँ चींटियाँ रहती हैं वहाँ पे गिरा दीजिए, जहाँ पक्षी रहते हैं वहाँ पे उनको। मैं बताऊँ, मैं अपने लिए जब गेहूँ चावल लेता हूँ, अगर मैं अपने लिए 50 किलो चावल लेता हूँ और 50 किलो गेहूँ लेता हूँ, तो उसमें से 20 केजी पता है मैं पक्षियों के लिए और जानवरों के लिए लेता हूँ। और डेली जो है, मैं बताऊँ आप लोगों को, मेरा सुबह ही उठते
मेरा पहला काम है चावल, कम से कम 1 पाव चावल और गेहूँ एकदम अच्छी वैरायटी वाला। मैं नकली और घटिया भी नहीं डालता हूँ, ठीक है। मेरा पहला ही काम ये डालना। और जब मैं आया था यहाँ पे तो एक भी पक्षी नहीं आते थे, मैंने डालना शुरू कर दिया। यहाँ पे जो गौरैया पक्षी होती है उनकी संख्या बढ़ गई, कबूतरों की संख्या बढ़ गई, कुत्तों की संख्या बढ़ गई। तो मतलब आप जाएं जहाँ पे, वहाँ पे जीव जंतु भी आपके करीब होना चाहिए। जब ऋषि मुनि लोग जहाँ रहते थे तो उनके आसपास में हिरन, पशु, पक्षी सब उनके आश्रमों के पास मंडराया करते थे, रहते थे। संतुलन बनता है इससे। जीव जंतुओं के रहने से संतुलन नहीं बिगड़ता है, संतुलन बनता है। वो आपके तप में, आपके साधना में, आपके जीवन में सहायक होते हैं। देखिए सीजन आ रही है गेहूं का, चावल का, जो भी सीजन आ रहा है, ज्वारे का, बाजरे का, आप लोग पशु पक्षियों के लिए जरूर रखो। आप कभी मछलियों को भी आटा, दाना, गोली आटा का बना के खिलाओ, हैं। अब उनके लिए भी लोग नहीं डालते, उसको भी जो पहले नदियों को साफ कर देते हैं लोग, अब उसमें भी उनके लिए भी खाने के लिए कुछ बचा नहीं। बड़ी मछलियाँ डाल देते हैं, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। और ऐसी मछलियाँ तालाबों में लोग डालते हैं जो केवल जो है उनके मांस का भोजन बने। अब वो मछलियाँ नहीं बनती हैं जो पानी को पाली जाती हैं, जो पानी को शुद्ध करे। आपको पता है भारत में पानी को शुद्ध करने के लिए विदेशी मछलियों को कैसे लाया गया? आज पानी की समस्या भारत में क्यों हो रही है पता है? भारत की जितनी मछलियाँ थी जो पानी को शुद्ध करती थी, उनको जहर दे के मार दिया गया। और जितनी विदेशी नस्ल की मछलियाँ थी जिनसे प्रदूषण होता है, मंगुर मछली है, जानते होंगे। और जो खाने वाले लोग हैं उनको पता है, जो जिसमें ज़्यादा मांस होता है वो मछलियाँ ज़्यादा प्रदूषण पैदा करती हैं, पानी को शुद्ध नहीं करती हैं। मछलियाँ हमारे लिए क्यों सहायक हैं आप लोगों को नहीं पता है। जहाँ पे ज़्यादा मछलियाँ रहते हैं जिस तालाब में, वहाँ का पानी उतना ही शुद्ध होता है। ये तो बात किसी को पता ही नहीं। सोशल मीडिया ये सब जो है क्या करते हैं, आपको जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आपको बोलती हैं कि आप मछली पालन शुरू करो, और बच्चा कहाँ से देती हैं? जैसे कि आपका संकर बीज है ना, संकर बीज है, उसी तरह से मछलियां भी हाइब्रिड बीज की आती हैं उनके, और वो केवल प्रदूषण पैदा करती हैं और रोग पैदा करती हैं, बीमारियां पैदा करती हैं। जिन मछलियों को लोग खा रहे हैं, जिन मुर्गों को लोग खा रहे हैं, ये केवल प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने के लिए ये मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन जो उद्योग लाया गया है, ये सारा का सारा जो लाया गया है, जो पुरानी हमारी जो मछलियाँ थी जो ज़्यादा हमको संतुलित करती थी, उनको नष्ट करने के लिए, और उनको नष्ट कर दिया गया। आपको पता है एक दशक था जिसमें आप लोगों ने सुना होगा, 90 के दशक की मैं बात बोल रहा हूँ, 90 के दशक में आपने सुना होगा कि तालाबों में मछलियां मरी हुई दिखाई देती थी, देसी मछलियां, उसमें जहर डाल दिया जाता था, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो हमारे देश में जो मूल मछलियां थी जो पानी को शुद्ध करती थी, उनको जहर डाल डाल करके सब तालाबों की मूल मछलियों को इन्होंने नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी मछलियों को इन्होंने पशुपालन के माध्यम से देना शुरू कर दिया, जो पानी को गंदा करती हैं, जो पानी को प्रदूषित करती हैं। ये देखिए यहाँ से संतुलन बिगड़ा है पानी का, लोग पकड़ते ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। अपनी देसी मछलियाँ देखिए, किसी मछली पालन वाले के पास चले जाइएगा, कोई भी देसी मछली नहीं पालता है, सब विदेशी मछली पालते हैं। वो क्या करती है, केवल मांस पर ग्रोथ करती है और प्रदूषण पैदा करती है और पानी को गंदा करती है। समझ रहे हैं? ये बहुत बहुत बड़ा जीव जंतुओं के प्रति बहुत थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, हमें बचाना पड़ेगा अपने मूल जो है जीव जंतुओं को। अगर नहीं बचाएंगे, अमेरिका इसको संरक्षित कर रहा है। अमेरिका के पास जाएंगे तो भारत की हर प्रकार की मछलियों की नस्ल मिलेगी, हर प्रकार की गाय की नस्ल मिलेगी। जो भारत में गाय की नस्ल नहीं है वो अमेरिका में मिल जाएगी। आने वाले समय में अमेरिका सभी भारत के गाय के नस्लों का, भारत के जीव जंतुओं के नस्लों का वह सबसे बड़ा हब बनने वाला है। अमेरिका ही नहीं, ऐसे कई देश हैं जो भारत के बहुत से मूल मूल जीव जंतुओं के, पशुओं के, पक्षियों की
मूल प्रजाति को नष्ट करके वो अपनी प्रजाति हाइब्रिड प्रजाति बना करके भेजेगा। और जो जिनसे आप हाइब्रिड प्रजाति खरीदोगे जैसे कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी क्रांति है हो रही, कुत्ते को हर घर में कैसे भेजा जा रहा है पता है आप लोगों को? क्यों भेजा जा रहा है? आप लोग जितना शौक से कुत्ता पालते हो आप लोगों को नहीं पता है, वो कुत्ता आपके माध्यम से बीमारी, जैसे कि वो वहाँ बैठे हुए हैं परंतु आपके घर में कुत्ता भेज दिए हैं। वो कौन सा कुत्ता भेजें? वो बीमारियां पैदा करता है, रोग पैदा करता है। जैसे मैंने मछली की बात कहा उसी तरह से उन्होंने हर घर में भारत के कुत्ता भेज रहे हैं वो लोग, हाइब्रिड नस्ल की। और हमारे कुत्तों को वो लोग नसबंदी करवा के मरवा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि बेंगलोर में जो है, कर्नाटक में, सभी कुत्तों को पकड़ करके मारा जा रहा है या तो नसबंदी किया जा रहा है। कुछ महीने पहले की बात है, पूरे कर्नाटक की बात थी। तो वो जो मूल नस्ल है अपने अपने यहाँ के जो कुत्तों की, उसको नस्ल करके विदेशी कुत्तों को लाने का एक बहुत बड़ा प्लान है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वीडियो में ओपन नहीं करूँगा क्योंकि इंटरनेशनल जो है लोग बैठे रहते हैं इन सब चीज़ों में। अपलोड भी नहीं करता हूँ जो आप लोगों को बातें बताता हूँ यूट्यूब पे। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग जो है अपनी चीज़ों, हमारी चीज़ों को नष्ट करके अपनी चीज़ों को लाते हैं कि उनकी चीज़ें अगर हमारे यहाँ आ जाएंगी तो बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, रोग बढ़ जाते हैं। बात समझ रहे हैं? और हमारे जो कुत्ते हैं, हमारे जो बिल्लियाँ हैं, हमारे जो अब बिल्लियाँ भी विदेशी आ गई। अपने यहाँ की बिल्ली मिलेगी क्या आप लोगों को बताइए? कई जगहों पे तो मैं देखता हूँ जो हमारे देश की बिल्लियाँ थी काली हुआ करती थी, उनका शरीर जो है ना काली हुआ, अब तो सफ़ेद मिलती हैं, सब हाइब्रिड आ गई। तो ये जो हाइब्रिड लाया जा रहा है ना, हाइब्रिड नस्ल जो लाई जा रही है, ये हमारे वातावरण को नष्ट करने के लिए, उसके संतुलन को बिगाड़ने के लिए लाया जा रहा है। आप लोग इसमें अपनी वो मत समझिएगा कि हम बड़े जो है स्टैंडर्ड हो गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं, हम लोग थोड़ा हाई लेवल के हो गए हैं तो हम लोग कुत्ता पाल ले रहे हैं, बिल्ली पाल ले रहे हैं विदेशी। ये नहीं, आप मूर्खता कर रहे हो, आप लोगों को पता ही नहीं है कुछ ये क्या हो रहा है। ये कितनी बड़ी साजिश है, आपके घर के वातावरण को वो डिसबैलेंस कर देता है। भारतीय कुत्ता देखिए कभी भी घर में नहीं रहता है, पता है आप लोगों को? भारतीय कुत्ते के एक सबसे बड़ी पहचान होती थी कि खाता था आपके घर पे, आपके गेट पे बैठता था, खाना खाता था और आपके घर के आसपास और आपके गेट के बाहर ही रहता था। ये भारतीय कुत्ते की निशानी है। और उन्होंने ऐसा डेवलप कर दिया है कि आप उनके साथ में सोते हो, उनके साथ में रहते हो, उनके हाथ से छूते हो, उसी हाथ से खाना खाते हो। वायरस है, वायरस वो लोग क्या है, वो लोग इसी तरह से वो लोग हाइब्रिड कर रहे हैं कि बीमारी कैसे बढ़ाई जाए, रोगों को कैसे बढ़ाया जाए। जैसे मैंने जीव जंतुओं को कैसे, वो लोग हमारे जीव जंतुओं को मार दे रहे हैं और अपने जीव जंतुओं को फिर हमारे यहाँ भेज रहे हैं पैसे लेकर के। आप बताओ, जिस कुत्ते की कोई कीमत नहीं है आज उसको लोग 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख में खरीद रहे हैं, 15-15 हज़ार में, 40-40 हज़ार में, 60-60 हज़ार में खरीद रहे हैं। बोलिए, खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? एक कुत्ते के, विदेशी नस्ल के कुत्ते के छोटे से बच्चे को लोग खरीद रहे हैं 1-1 लाख में, 1.5-1.5 लाख में खरीद रहे हैं। कितने कितने ये प्रकृति के कितने जो है, आप प्रकृति को बिगाड़ने में कितनी अहम भूमिका आप निभा रहे हो। किसी भी वेद में, किसी भी शास्त्र में ये बातें नहीं लिखी हुई है। ये बात जरूर लिखी, आयुर्वेद में ये बात लिखी हुई है कि जहाँ पे आप रहते हैं और वहाँ पे जो जीव जंतु पाया जाता है उसी के संपर्क में आपको रहना चाहिए, उसी का पालन होना चाहिए और उसी से अपनी दोस्ती रखनी चाहिए। आयुर्वेद में ये भी कहा गया है, वेदों के शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि आप जहाँ रहते हो, जो अनाज वहाँ पैदा होता है, जो फल सब्जी पैदा होता है वही खाइए आप वहाँ पे, वही आपके लिए औषधि है। बात समझ रहे हैं? तो ये, हाँ, प्राकृतिक जो है ये चीज़ें, देखिए ये चीज़ें बहुत बड़ा मायने रखती है। स्वदेशी उसी को कहते हैं कि जहाँ आप रहते हो 20 किलोमीटर के रेंज में, जहाँ आपका घर है उससे 20 किलोमीटर की एरिया में जो चीज़ मिलता है उसी को मूल रूप से स्वदेशी कहा जाता है। भारत की एक पहचान है। बाकी अब तो एरिया स्वदेशी की पूरे भारत है। वैसे माना जाए तो भारत का कोई भी व्यक्ति जहाँ पे भी भारत से कुछ भी, कहाँ कहीं पे भी, उत्तर दक्षिण
पूरा पक्षी में जो भी चीज़ होता है वह वहाँ का यूज कर सकता है, वह स्वदेशी है। ठीक है, तो ये जीव जंतुओं के प्रति थोड़ी सी अपनी संवेदना को बढ़ाना चाहिए। और वो लोग क्या करते हैं कि हर पशु पक्षी के जीन के साथ, बीज के साथ खिलवाड़ कर देते हैं और उसमें हाइब्रिड नस्ल डाल करके उसको बेकार कर देते हैं, मूल चीज़ को। और मूल चीज़ को जब बेकार करते हो ना तो बीमारियां बढ़ती हैं, रोग बढ़ते हैं, कैंसर आदि बढ़ते हैं, समस्याएं बढ़ती हैं। आप लोग कुत्ता पालते हैं, इतना बड़ा बड़ा कुत्ता पालते हैं, उससे अच्छा है कि आप लोग क्या लाओ, गाय लाओ। कौन सी गाय? पुंगनुरु गाय। अगर कुत्ते का इतना ही शौक है तो पुंगनुरु गाय लाओ, छोटी सी होती है गाय, उसको पालो, आप लोग घर में पालो। बहुत अच्छी देसी नस्ल की पुंगनुरु, पुंगनुरु, पुंगनुरु। ये कुत्ते के बराबर ही होती है। ठीक है, आप घर में लाइए, देखिए आपका उदाहरण लेकर कितने लोग पालने लग जाएंगे। उसका दाम जो है 1 लाख 1.5 लाख रुपए है ना। तो ऐसे आप बहुत लोग पाल रहे हैं आजकल, बहुत लोग जो है बड़े बड़े जो लोग, देती है दूध, 2-3-3 लीटर दे देती है दूध। हाँ, उसके बच्चे भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। और आप उस, हाँ बहुत छोटी सी होती है और उसे बहुत ज़्यादा चारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको चारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसको आप बड़ी गाय की तरह ज़्यादा, और आपके घर में रहती है, वो घूमती है, और जहाँ जहाँ आपके उसके पैर पड़ेंगे वहाँ वहाँ ज़मीन पवित्र हो जाती है, भूमि पवित्र हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए अगर पालना ही है तो आप लोग पुंगनुरु नस्ल की गाय पालो। कुत्ते से, विदेशी कुत्ते से बढ़िया है अपने देसी नस्ल की गाय को पालो, वो ज़्यादा आपको सुरक्षा देगी। देखिए, अगर कोई मारने पे आता है ना तो आप कितना भी खतरनाक कुत्ता रखो, वो मार के चला जाता है। इस बात को जान लीजिए आप लोग। चोरी करने वाला जो होता है, आप कितने भी सुरक्षा लगा लो, कितने भी बड़ा गेट लगा लो, कितना भी 2-4 कुत्ते पाल लो, कोई कुछ नहीं कर पाता है। चोर को सब पता है कि कुत्ते को कैसे बेहोश करना है, कुत्ते को कैसे मारना है, गेट को कैसे तोड़ना है, सब उनको पता होता है। लोग सोचते हैं कि हमारी सुरक्षा करता है, कहीं नहीं सुरक्षा कोई कर पाता है। जब चोरी होने वाली होती है तो वो भी सुरक्षा नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा ना, जिनके घर में, मैं बता रहा हूँ, लखनऊ का एक घटना मुझे मालूम है। एक आईएएस थे, उन्होंने 2 कुत्ते पाले थे। ठीक है, और दोनों कुत्ते जो है, दोनों कुत्ते बहुत खूंखार प्रजाति के थे। वो लोमड़ी उससे जर्मन से फर्ड नस्ल का सबसे खूंखार जो कुत्ता होता है, उन कुत्तों को पाल रखे थे। परंतु जो चोर आए और कुत्तों को भी मार के गए और पैसे भी लूटे, और आईएएस जो अधिकारी था उसको भी गोली मार दी उसके पैर में, कोई कुछ नहीं कर पाया। ये होता है। और दुनिया के सबसे खतरनाक नस्ल का कुत्ता पाला था वो। जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा देखो, जो होना था हो गया। यही होता है। इसलिए जीव जंतुओं के बैलेंस को आप लोग बनाएं। आप लोग सभी समझदार हो, पढ़े लिखे आप लोग हो, और जीव जंतुओं की रक्षा करो। पेड़ पौधों को लगाइए, ये भी हमारे जीव जंतु हैं, ये भी प्राणी हैं। हम लोग कहीं जाते हैं तो देखिए, अब हर साल अपने जीवन में एक ऐसा प्रण ले लीजिए कि मुझे 1-2-12 महीने, अगर हर महीने पेड़ पौधे लगाओ एक एक, तो 12 पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। अपने नहीं लगा सकते हो तो अपने जन्मदिन के दिन एक पौधे लगाओ, आप एक पेड़ लगाओ आप कोई। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रकृति की, एक एक व्यक्ति यदि अपने जीवन में ये बातें ठान ले तो प्रकृति के संतुलन को कितना बनाया जा सकता है, कितना मजबूत किया जा सकता है। आप लोग सोचो कि आप कितने बड़े सहयोगी हो गए, आप परमात्मा के काम में सहयोग कर रहे हो। और जब तक वो पेड़ रहेगा, जब तक वो जीव जंतु रहेगा, तब तक आपको पुण्य मिलता रहेगा। आपका आपका पद ऊंचा होता चला जाएगा, आपका जीवन धन्य होता चला जाएगा, सौभाग्य बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इन पंच महायज्ञों में जो भूत यज्ञ है, उस यज्ञ को अपने जीवन में पूरा उतार लीजिए। इस यज्ञ को, इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, अगर मैं किसी भीख मांगने वाले को भी बोल दूँ ना तो वो भी कर देता है। मैंने एक भीख मांगने वाले को देखा था, उसके साथ वो खाना खा रहा था। ठीक है, उसको किसी ने खरीद के दे दिया था, वो खाना खा रहा था, उसके सामने एक कुत्ता आ गया। कुत्ता आके बैठा, उसमें से आधा पहले उसी को खिलाया, आधा खिलाया,
और फिर बाद में जो बचा हुआ खाया। तो मैंने देखा जिसके पास कुछ नहीं है उसके अंदर दरिया दिली बड़ी ज़्यादा होती है। तो आप लोगों के पास तो पूरा घर भरा हुआ है, ठीक है। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है आप लोगों को, तो इसलिए आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी आज से देना शुरू कर दें, ठीक है। अब आप लोगों में से जी बताइए बताइए। कच्चा चावल, ज्वारा, बाजरी, रागी सब दीजिए, मैं सब देता हूँ। मैं सब देता हूँ। सब खाते हैं, टोटली कुछ भी नहीं छोड़ते हैं वो। अगर नहीं नहीं नहीं, दही चावल देना चाहिए। गौरैया गौरैया मोटे अनाज खा ही नहीं पाती है, चावल ही देना चाहिए। हाँ, कोई ये जो कहता है ना आपको, वो मूर्ख बना रहा है, आपका पुण्य नष्ट कर रहा है। आप किसी के बहकावे में मत आना, ठीक है। मैं जो है कितना एक मन डेली हर साल 50 केजी चावल में खिला देता हूँ पक्षियों को। हर साल मेरी आदत है, मैं कहीं भी रहता हूँ। हैं? नहीं, उनको कच्चा खाने की आदत है, ठीक है। पहले वो क्या खाते थे? पहले वो रोटी थोड़ी खाते थे। पहले जो अनाज जब होता था तो उसमें से चुन चुन के खाते थे। परंतु आजकल क्या है कि खेतों में किसान जो है बहुत खतरनाक केमिकल छिड़क देता है। इससे क्या होता है कि पशु पक्षी जैसे ही उसके अनाज के बाली को तोड़ने जाता है, मुंह लगाता है, वैसे ही वो मर जाता है। इतना खतरनाक केमिकल होता है कि बात समझ में आ रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग जब डालने लग जाएंगे तो पशु पक्षी क्यों खेत में जाएंगे फिर, है कि नहीं। वो फिर जहाँ पे आप डालते हो वहाँ पे डेली आ जाया करेंगे। और अब मैं बताऊं, ये यज्ञ गुजरात का हर व्यक्ति करता है। अब पूनम जी आप गए होगे देखना, गुजरात का चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे पट्टा वाला हो जो स्वीपर का काम करता है, जो झाड़ू पोछे का काम करता है, वो भी इस काम को करता है, ठीक है। वो भी खिलाता है, वो भी पशु पक्षियों को दाना डालता है। भूत यज्ञ, भूत यज्ञ, हाँ। तो इस काम को आप लोग देखिए, आप खुद करिए और अपने रिलेटिव को, अपने दोस्तों को, मित्रों को आप लोग कम से कम एक बड़ी फौज तैयार करो यज्ञ, इस यज्ञ के लिए। एक बहुत बड़ी, अपने तक सीमित मत रखना इसको आप लोग। ये इस मुहिम को आप लोग अपने पास पड़ोस में सबको बोलो, इतनी संख्या पक्षियों की बढ़ जाए, इतने जीव जंतुओं की संख्या बढ़ जाए हमारे यहाँ। ऐसा करो काम आप लोग कि सबको जीने का हक परमात्मा ने दिया है। और केवल आप जो कमा रहे हो अपने धन, अपने मेहनत से, उसमें केवल आपका ही हक नहीं है, आपके परिवार का ही हक नहीं है। ये जितने भी प्राणी जगत हैं उन सबका हक बनता है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आप हो, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। जी जी हेमंत जी बोलिए। तो वो तो वही तो ऊपर से सब होता है मामला। तो आप लोग अपने व्यक्तिगत स्तर पे खिलाओ ना, कौन आपको रोक सकता है। आप व्यक्तिगत स्तर पे खिलाइए, ऐसा कुछ थोड़ी है। हमारा अनाज है, हम किसी को खिलाएं, तुमको क्या जाता है भाई, है कि नहीं। मैं पब्लिक पेस्ट में मत डालिए, आप अपने छत पे डाल दिए। अगर आपका छत है तो बोलिए हम अपने छत पे खिलाएंगे, है ना। पब्लिक प्लेस पे मत डालिए। आप कहीं खेत की तरफ चले जाइए, कहीं जंगल की तरफ चले जाइए, है ना, जाके करिए काम, परंतु करिए जरूर, छोड़िए मत। ये इन लोगों की बहुत बड़ी साजिश है हमारे जिन पशु पक्षियों को नष्ट करने की। आप लोग ये समझिए, इस मुहिम को यदि आप लोग बंद कर दोगे तो बहुत बड़ी प्रजाति खत्म हो जाएगी अपने देश से। नहीं, आप देखिए, मोटे अनाज डालोगे ना, मोटे जैसे चावल डालने लग जाओगे तो गौरैया बढ़ जाती हैं, ठीक है। कबूतर तो देखिए हर जगह उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। आप छोटे अनाज डालिए, ठीक है, जैसे चावल है, ठीक।
चावल डालिए तो चावल से वो चावल को जल्दी ज़्यादा नहीं लाइक करता है, जो कबूतर होता है ना, चावल को जो है, चावल को सबसे अधिक जो छोटी चिड़ियाँ होती हैं ना, वो ज़्यादा लाइक करती हैं। ठीक है, ये काम करिए। हाँ, नहीं नहीं, यही चावल डालिए ना जो आप खाते हो, अभी डाल सकते हो। कनकी भी उतना ही महंगा है जितना आप चावल, जो जो चावल आप खाते हो उतना ही महंगा वो भी है, इसलिए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ये भाव आपके अंदर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तब तो ये परमात्मा कहेगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त व्यक्ति है, ये जितना हम जो अपने खाता है मुझे भी खिलाता है। अजीत जी बोलिए। प्रणाम जी। आप चावल खिलाना, छोटे दाने उसको कनकी खिलाना शुरू करिए। उसके छोटे चावल के आधा जो टुकड़े होते हैं ना, चावल के आधे टुकड़े खिलाना शुरू करिए। वो खा ही नहीं पाते, उनके चोंच में चोट लगती है। ठीक है, और उस छोटे छोटे दाने को केवल गौरैया ही खा पाती है। ठीक है समझ रहे हैं। और क्या है कि ये लोग जो है, ये बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं, गंदगी भी करते हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। परंतु क्या होता है कि देखिए, सबसे ज़्यादा संख्या इस समय कबूतरों की है, और कबूतरों में भी हाइब्रिड कबूतर ज़्यादा हैं। हाइब्रिड ज़्यादा हैं कबूतर। वो कबूतर ऐसे हैं जो गंदगी ज़्यादा करते हैं। जो भारत के कबूतर होते थे वो तो लगभग नहीं हैं, समझ रहे हैं। भारत की जो, हाँ, सफ़ेद और चितकावर होते थे, कलरिंग होते थे, उसमें कलरिंग होती थी। हाँ, जो मूल प्रजाति है उसको ख़त्म करके ये कबूतर ला दिए गए। ठीक है। ये वाले इंडिया के नहीं है ना, इंडिया के मूल प्रजाति सब पक्षी खत्म हो रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अभी क्या हो रहा है कि मैंने जैसे बताया कि अभी जैसे कि हाथी को ख़त्म किया जा रहा है, हिरन को ख़त्म किया जा रहा है, जो मोर है, मोर अपना राष्ट्रीय पक्षी, उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। अब बताइए, भारत में मोर राष्ट्रीय पक्षी है, उसको भी जेसीबी से, बुलडोजर से कुचला जा रहा है ना। आप देख रहे हैं वीडियो, सोशल मीडिया पे वायरल बहुत ज़्यादा हो रही है ये। तो ऐसे पशु पक्षियों का पूरा क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रूपांतरण कर रहे हैं लोग, और ऐसा कर दे रहे हैं कि दूसरी प्रजाति होगी ही नहीं। ठीक है, जैसे इसमें हो रहा है उसी तरह से इन्होंने आईवीएफ में कर दिया है, मनुष्यों के लिए कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने आईवीएफ में भी कर दिया है। अब जगह जगह पे इन्होंने जो है वीर्य बैंक बना दिया है। ठीक है, शुक्राणु शुक्राणु बैंक बना दिया है। अब उसमें शुक्राणु बैंक में जो है वीर्य डोनेट कौन कर रहा है पता है? हिंदू एक भी नहीं करता है। कौन कर रहा है? जो भी ये लोग जो बच्चा पैदा कर रहे हैं आईवीएफ से। आईवीएफ हमारे देश की टेक्निक थी, वेदों में उसका वर्णन है। नियोग उसको कहते थे। क्या कहते थे? नियोग। तो नियोग में क्या था कि अपने किसी खास, कोई बहुत विद्वान व्यक्ति हो या कोई खास जो अपने रिलेशन में हो, उस व्यक्ति का भी लिया जाता था। परंतु आजकल डॉक्टर क्या कर रहे हैं, आप इस बात को समझिएगा। जाते हैं शुक्राणु बैंक से उठा करके वीर्य लाते हैं, पर उसको टेस्ट ट्यूब में डाल करके आपके आपके जीन्स को लेते हैं, उनके मजबूत जीन्स को डाल करके बस आपका बच्चा पैदा हो गया। आने वाले समय आपको पता ही नहीं है कि आने वाले समय में आपके जो आप अपना खून कहते थे, आप अपनी जाति कहते थे, वो खत्म हो गई। जीन बदला जा रहा है भाई, जीन। आपको पता है जीन बदला जा रहा है। कितना सोए हुए हैं हम लोग, ये बातें हमें नहीं पता है। कितना हम लोग गहराई में सोए हुए हैं, ये किसी को पता ही नहीं।
लोग इतना त्रस्त हो जाते हैं, बच्चा पैदा करते करते इतना त्रस्त हो जा रहे हैं कि सोच रहे हैं कि चलो आईवीएफ करा लेते हैं। और आईवीएफ में डॉक्टर उनको दवा दे दे करके उनके शुक्राणु को यूज ही नहीं करता है, दूसरे शुक्राणु को डाल देता है। और जानते हैं जो शुक्राणु बेच रहे हैं वो किस मेंटेलिटी के लोग होते हैं? अपराधी मेंटेलिटी के होते हैं, हबसी होते हैं, रेपिस्ट होते हैं। वही लोग भी वीर्य बैंक डोनेट करते हैं। आप समझो कहाँ कहाँ लोग जो है मतलब ये जो है साजिश रच रहे हैं, किसी चीज को नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे देश में बीज खत्म हो गया, पता है? आने वाले समय में एक एक साउथ की मूवी है, आप लोग देखना, ठीक है? कौन सी? भूमि। एक भूमिनाथन थे तमिलनाडु के, वो नासा के साइंटिस्ट थे, उनके ऊपर बनी हुई फिल्म है। मैं बहुत पहले देखा था, ठीक है? तो उस मूवी को देखना आप लोग, भूमि। और उन्होंने किस तरह से इस भारतीय चीज़ को बचाया है, नासा से आकर के अपनी नासा की जॉब को छोड़ करके उन्होंने भारत में अपनी संस्कृति को बचाया है। बताइए, ऐसे ऐसे लोग भारत में हैं जो अपनी संस्कृति को, अपने मूल चीज़ को बचाने में लगे हुए हैं। उन्होंने जो मंदिरों के ऊपर जो वो लगे रहती है ना, वो उसमें पहले लोग मंदिर बनाते थे तो उसमें बीज डालते थे कि अगर कभी अकाल पड़े तो बीज को संरक्षित करके पुनः से उगाया जा सके। उस बीज को लेकर के पुनः से नया बीज बनाता है। और साउथ में जितने मंदिर हैं सभी मंदिर की चोटियों पे बीज हैं और अच्छे अच्छे नस्ल की बीजें उसमें डाला गया है। समझ रहे हैं? तो उसमें वो चीज़ बताया है, आप लोग देखना। आप लोग ये ऐसी ऐसी मूवी देखा करो। ये फालतू खान का तो लव स्टोरी नहीं देखना चाहिए, फालतू फिल्में हैं ये। लव स्टोरी को तो बाइकआउट कर देना चाहिए, उससे कुछ है ही नहीं। कहानी पता है आपको क्या होगा, लास्ट में वही होगा, मारकाट होगा, उसका मर्डर करेगा, उसको पटेगा, उसको पटाएगा, ऐसा करेगा। समझ रहे हैं? तो इनसे कुछ मिलना है नहीं आपको। हमें डाइवर्ट किया और हर तरफ से आप समझो कि हमको किस तरह से सिकोड़ा जा रहा है, मतलब दबाया जा रहा है। चारों तरफ से हम लोगों को कमजोर किया जा रहा है। अगर हर व्यक्ति इस चीज को समझने लगे तो मूल चीज को बचाने का प्रयास करिए आप लोग। मूल चीज नहीं रहेगी तो देश नहीं रहेगा, सबसे बड़ी बात यह है। और मूल चीज को ही नष्ट किया जा रहा है। और पूरे विश्व पे मात्र 10